हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की सीरीज़ में हम जो सारे क्वेश्चन करेंगे वो सेल से रिलेटेड करेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे कोशिका से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम वन दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल होता क्या है, तो क्रेब्स साइकिल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, पोषण होता है हमारा, वो टूटता है। एनर्जी हमारी बॉडी में सेव होती है। वो किसकी फॉर्म में सेव होती है? वह एटीपी की फॉर्म में सेव होती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सभी रिलीज हो जाते हैं। और अब इसके साथ एक फैक्ट और है कि क्रेब्स साइकिल के और दूसरे नाम क्या होते हैं? तो इसके दूसरे नाम होते हैं टीसीए साइकिल और साथ में सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। अब अगर हम टीसीए की फुल फॉर्म देखते हैं कि टीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीसीए की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। टीसीए की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो यह रखा गया है हंस क्रेब्स के नाम पे। इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया है और इन्हें हंस क्रेब्स को 1953 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था इसी क्रेब्स साइकिल में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वह बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से। तो प्लाज्मा होता क्या है? तो देखिए, जब हमारे ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भरा जाता है और उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक मशीन में जब हमारे टेस्ट ट्यूब को डाल के कुछ देर के लिए घुमाया जाता है, तो इसमें ये 3 पार्ट्स में टूट जाता है। जो पहला पार्ट होता है आपका, ये आपका होता है प्लाज्मा। जो ये सेकंड पार्ट होता है ये आपका होता है वाइट ब्लड सेल। और जो थर्ड पार्ट होता है यह आपका रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि हमारे ब्लड में ही प्लाज्मा मिला होता है। और 55% जो हमारा ब्लड होता है यह प्लाज्मा ही होता है। बाकी जो 45% होता है यह रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है और कुछ प्लेटिलेट्स भी इसमें मिले होते हैं। यानी कि प्लाज्मा जो है पूरी बॉडी का अगर देखा जाए तो 92% पानी से ही प्लाज्मा बना होता है। तो प्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा की झिल्ली है, वो किससे बनी होती है? तो वह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। देखिए, अगर हम बात करें लिपिड की, लिपिड क्या होता है? तो ये फैटी कंपाउंड होते हैं, ये फैट से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जिनका फंक्शन क्या होता है, तो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ये इनको कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए और सेल से बाहर क्या चीज़ जानी चाहिए, ये सभी कंट्रोल करते हैं लिपिड। ये सारा ही काम लिपिड का होता है। और प्रोटीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन को अगर बोला जाए तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बालों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, सभी चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमारी फुल बॉडी पार्ट्स के लिए या फुल बॉडी टिश्यू के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा ही एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 20+ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल से बना होता है जिन्हें हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। क्योंकि हम अपनी बॉडी में डायरेक्ट एमिनो एसिड स्टोर नहीं करके रख सकते हैं, तो हमारी बॉडी इन्हें अलग अलग फॉर्म में स्टोर करके रखती है कि कितना प्रोटीन कहाँ ज़रूरत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं? तो लिम्फोसाइट सेल आपके स्प्लीन यानी कि प्लीहा में पाए जाते हैं। अब स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है? तो स्प्लीन क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है इसे फिल्टर करने का काम करता है, हमारे ब्लड सेल को स्टोर करने का काम करता है और जितने भी पुराने ब्लड सेल हो चुके होते हैं इन्हें भी यह डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये सारे काम स्प्लीन के होते हैं। और स्प्लीन कहाँ लोकेट होता है? तो स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड में पेट के पास स्टोर होता है। ये साथ के साथ स्प्लीन का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये सारे जितने भी वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स हैं, इन सभी के लेवल को कंट्रोल करने का काम भी स्प्लीन का होता है।
इसमें एक फैक्ट आप और नोट करिएगा कि जो स्प्लीन होता है इसका साइज़ कितना होता है। अगर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ 6 से 13 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, जबकि इसका वेट 75 से 120 ग्राम इसका वेट होता है। ये नॉर्मल एडल्ट के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है आपको। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो यह छिपकली है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो यह क्या होते हैं, तो यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि सेल के सेंटर पार्ट में यह पाया जाता है, जो क्या करता है अपने साथ जो डीएनए आपका सूत्र होता है इन डीएनए को अपने साथ लेके चलता है लॉन्ग पीसेज में। और आप सभी जानते हैं कि डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डीएनए जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन, जो हमारे डीएनए को हेल्प करता है कि वो प्रॉपर फॉर्म में रह सके। अब अगर हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम कितने होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, तो यह 23 के पेयर में होता है। और अगर हम देखें तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन बॉडी में 46 होती हैं। हाफ मिलती है हमें मदर से और हाफ मिलती है हमें फादर से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम दो होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर होते हैं दोनों एक्स क्रोमोसोम और मेल के अंदर होता है एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बेबी चाइल्ड होता है उसके सेक्स पे ये डिपेंड करते हैं, क्रोमोसोम ही डिपेंड करते हैं कि वो बेबी चाइल्ड मेल होगा या फीमेल, ये इसी बात पे डिपेंड किया जाता है। तो इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में क्या चीज़ एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम देखें डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो देखिए प्लांट सेल जो होता है वो यूजुअली साइज़ में कैसा होता है, वह साइज़ में लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल साइज़ में स्मॉल होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन में। दूसरी बात अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है आपकी वो प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तीसरी चीज़ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जिसको हम हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, यह प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, और यह एनिमल्स में एब्सेंट होता है। पीठ पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है, तो यह ओवरीज में पाई जाती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। अब अगर हम बात करते हैं कि एपोप्टोसिस जो वर्ड है वो किस भाषा से हमें मिला है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गिरना, टू फॉल ऑफ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पेड़ की पत्तियां जब सूख जाती हैं तो वह नीचे गिर जाती हैं, और नीचे गिर जाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, वह मर जाती हैं। तो इसी तरह तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वह अपने आप ही सुसाइड करने की कोशिश करता है, और तब उसकी जगह जो न्यू सेल होते हैं वह वहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, न्यू यंग सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से फिर कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में एपोप्टोसिस नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, इसकी एब्सेंस होगी, तो इसकी वजह से कैंसर होने के भी पूरे चांसेस इंसानों में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा किस सेल में और डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वह हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। अब अगर डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है, और आप सभी को पता है ये हमारी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। सारे सेल पर्सन की बॉडी में होते हैं, उन सबका लगभग सेम ही डीएनए होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि डीएनए की खोज किसने करी थी, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी, तो उसकी खोज करी थी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज करी थी 1953 में। इस बात को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। डीएनए के कितने बेसिस होते हैं, डीएनए के मेनली 4 बेसिस होते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा एडोनिन, साइटोसिस, ग्वानिन और थायामाइन। ये 4 डीएनए के मेन 4 बेसिस होते हैं।
अब अगर पेपर में पूछा जाता है कि डीएनए के 4 बेसिस बताइए, तो डीएनए के 4 बेसिस होते हैं ACGT। ए से एडेनिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन और टी से थायामाइन। आप इन चारों को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाता है कि 4 बेसिस बताओ डीएनए के, तो डीएनए के 4 बेसिस होते हैं एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायामाइन। ये 4 बेसिस हैं आपके डीएनए के। और अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ डीएनए, डीएनए के जनक कौन है, तो जैसा कि अभी हमने देखा जेम्स वॉटसन डीएनए के जनक है, इन्हें डीएनए का जनक माना जाता है। और अगर डीएनए का पीएच वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे आप सभी जानते हैं कि वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, वह 7 होता है। अगर डीएनए की पीएच वैल्यू पूछी जाएगी तो डीएनए की पीएच वैल्यू 5 से 9 के बीच में डीएनए की पीएच वैल्यू होती है। और डीएनए अगर पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, तो यह सेल के न्यूक्लियस में यह लोकेटेड होता है, यानी कि सेल के केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है। बल्कि कुछ अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली भी कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम होता क्या है, वह प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। सारे ही ये सब क्या है, बायोलॉजिकल पॉलीमर है। अब फंक्शन क्या होता है, तो लाइसोसोम के मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इन्हें डाइजेस्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की झिल्ली होती है, उसे रिपेयर करने का काम करता है। और साथ के साथ अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट, सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई और एंटीजन अगर बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, तो उन सब से भी यह लड़ने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, साथ के साथ इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा सुसाइडल बैग ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वह भी लाइसोसोम ही होता है। अब देखिए, अगर हमारा सेल कोई डैमेज हो जाता है तो तब क्या होगा, इस सेल में से एक लाइसोसोम फट के बाहर निकलेगा, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर निकालेगा बॉडी से, और उसके बाद क्या होगा, जो एंजाइम बाहर निकला बॉडी से, ये हमारे सेल को अपने आप ही डाइजेस्ट कर देगा, और इसे अल्टीमेटली ये सेल जो होगा ये डेड हो जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि ये सेल क्या हो चुका है, ये सेल पहले ही डैमेज हो चुका है। तो लाइसोसोम ने बाहर निकल के जो अपने एंजाइम्स को बाहर निकाला, उन्होंने क्या करा, इस सेल को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया लाइसोसोम ने, जिस वजह से ये बैग ऑटोमेटिकली डाइज हो गया, मर गया। तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और अगर पेपर में साफ साफ पूछा जाता है कि वह कौन सा बॉडी पार्ट होता है, वह कौन सा ऑर्गेनल्स होता है हमारी बॉडी का, कि जब फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है, तो वह उसे क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, खा लेता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो वह लाइसोसोम ही होता है। ये सारा काम लाइसोसोम का ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं। मनुष्य के किस ऊतक यानी कि टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती, ह्यूमंस के किस टिश्यू में जन्म के बाद सेल का डिवीजन नहीं होता है, सेल को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो वह होता है तंत्रिका ऊतक में, यानी कि नर्वस टिश्यू में ये सब काम होता है। और नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो नर्वस टिश्यू हमारी नर्व्स में, हमारे ब्रेन में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो जन्म के बाद इसका सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी फंक्शन, जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन या हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम नर्वस टिश्यूज़ को होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम का ये सारा काम होता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स की ब्रांचेज आ जाती हैं, सारी जितनी भी नर्व्स होती हैं उनकी ब्रांचेज आ जाती हैं। और अगर पूछा जाता है कि यह किससे मिलके बना है, तो यह न्यूरॉन से मिलके बना होता है, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं।
कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साथ के साथ केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ये तीनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों में ही ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। जबकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में वो चीज़ एब्सेंट होती है। इन दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इन तीनों के साथ साथ राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी चीज़ें इनमें हाइपरप्लेसिया का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है जब सेल के आकार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जब सेल का साइज़ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया। तो जब सेल का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में हाइपरप्लेसिया की बीमारी होनी शुरू हो चुकी है। और अगर सेल का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कैंसर जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, उसको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। और की खोज किसने की थी? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज, यानी कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज हॉवर्ड टेमिन और डेविड बेल्टीमोर ने करी थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो क्या करते हैं, वो सेम टू सेम कॉपी बनानी शुरू कर देते हैं, डीएनए की कॉपी बनानी शुरू कर देते हैं। कहाँ से? आरएनए से, राइबोएक्सिक न्यूक्लिक एसिड से वो डीएनए की ऑटोमेटिकली कॉपी बनानी शुरू कर देते हैं, यानी कि सारा काम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रबलता। जब एक जीन दूसरे जीन में, मतलब दूसरे टाइप के जीन की क्या करता है, उसके प्रभाव को छुपाने की कोशिश करता है तो उसे प्रबलता कहते हैं। और इंग्लिश में अगर देखा जाएगा तो इसे कहते हैं एपिस्टेसिस, जिसे हम कहते हैं जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के उसमें प्रभाव डालता है तब एपिस्टेसिस का केस होता है, प्रबलता का केस होता है। पर जब एक युग्म जीन दूसरे ही उसी युग्म के जीन पर प्रभाव डालेगा, मतलब दूसरे इकाई पे प्रभाव नहीं डालेगा, सेम इकाई पे प्रभाव डालेगा, तब उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रभाविता, यानी कि डोमिनेंस। जब वह सेम इकाई पर प्रभाव डालेगा तब प्रभाविता प्रक्रिया होगी, डोमिनेंस प्रक्रिया होगी। और जब दूसरे इकाई पे प्रभाव डालेगा तब प्रबलता प्रक्रिया होगी, यानी कि एपिस्टेसिस की प्रक्रिया होगी। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और यह किससे मिलके बना होता है? तो यह आपके कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस से बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म आपका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो सहायक होता है उसका नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम किससे मिलके बना होता है? तो यह आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम क्या करता है, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में उन सबको जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या मानव के शरीर में कितनी होती है, वह 46 संख्या होती है। और अगर पेयर में पूछा जाएगा तो यह 23 के पेयर में इंसानों की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की संरचना का घटक है? यानी कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सा मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो वह है माइक्रोप्लाज्मा। वह सबसे छोटा सेल होता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। और ये प्रोटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ होता है? तो यह चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है।
और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है आयंस, एमिनो एसिड, प्रोटीन और लिपिड, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो वह हरित लवक यानी कि जो प्लांट के सेल में ही वह प्रेजेंट होता है, वह कौन सा कोशिकांग होता है, तो वह होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होता है, सोलर एनर्जी है वह कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जिससे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से कर पाते हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो द्विनाम पद्धति को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। वह है कैरोलस लिनियस। और यह द्विनाम पद्धति किसकी होती है, किसके नामकरण की होती है, तो यह प्लांट और एनिमल्स दोनों के ही नामकरण की द्विनाम पद्धति होती है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य से होता है, तो यह होता है प्लाज्मोड्समेटा के माध्यम से, यानी कि जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से यह होता है। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बना होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये इजीली इसकी वजह से दो पदार्थ आपस में इजीली एक्सचेंज हो पाते हैं। प्लाज्मोड्समेटा की वजह से ये इजीली आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज कर पाते हैं। किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी कि स्टोमेटा खुल जाते हैं, तो पोटेशियम की प्रेजेंस की वजह से जो सेल्स होते हैं उनमें स्टोमेटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है बना हुआ। तो ये क्या होता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ये गार्ड सेल होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो गार्ड सेल को ओपन और क्लोज करने का काम किसका होता है, तो यह स्टोमेटा का ही होता है। ये आपका ओपन स्टोमेटा है, और अगर हम क्लोज स्टोमेटा को देखेंगे तो ये आपका क्लोज स्टोमेटा, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो इसको ओपन और क्लोज करने का काम स्टोमेटा का होता है। और कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा खुलते बंद होते हैं, तो वह पोटेशियम प्रेजेंट होता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाए, टीचर ऑफ द सेल कहा जाए, पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाए, तो यह सब किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है गोल्गी काय को, यानी कि गोल्गी अपरेटस को यह कहा जाता है। गोल्गी अपरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, टीचर ऑफ द सेल, पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पदार्थ से बनी होती है, तो यह लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो इसका मतलब है लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों को मिला के बनता है लाइपोप्रोटीन। तो 50% जो होता है लिपिड प्रेजेंट होता है और 50% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को मिलाकर ही प्लाज्मा की झिल्ली तैयार होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने, कब किया था, 1959 को। ये बात भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए कोशिका सेल यानी कि सेल वॉल की बात की जा रही है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना पारगम्य होती है, यानी कि परमिएबल होती है। परमिएबल होने का मतलब होता है कि इसकी वॉल से जो इसकी आउटर कवर है, ये इसके सेल के आउटर कवर से क्या अलाउ कर देता है, ये वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ कर सकता है कि ये अंदर बाहर इसमें एक्सचेंज इजीली, ये सेल और जो बाहर का इन्वायरमेंट है ये आपस में एक दूसरे से इजीली एक्सचेंज कर सके। ये परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसी वजह से जब आपने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करता है, वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वह परमिएबल होती है, इसमें ईजीली एक्सचेंज हो पाता है, गैसेस का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का ईजीली एक्सचेंज हो पाता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम सेल की बात करें तो वह माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका अगर देखी जाए, बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी कि ऑस्ट्रिच का एग होता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सेरिबलम के ग्रेन्यूल सेल सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वह ओवम होती है, और ये सभी को पता है फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। और इनका अगर साइज़ की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर इनका साइज़ होता है, इसका जो डायमीटर होता है 0.1 मिलीमीटर का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है।
पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म्स होती है और इनका साइज़ होता है 4 माइक्रोमीटर और ये 20 टाइम्स ओवम से छोटे होते हैं, यानी कि 20 गुना ये ओवम से छोटे होते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? तो वह होती है आपकी कॉलरेपो टैक्सीफोलिया। इन फैक्ट्स को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है प्लास्टिड्स को। किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड्स को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन या बॉस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है न्यूक्लियस को। केंद्रक को ब्रेन या बॉस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और ये सभी क्वेश्चन सेल से रिलेटेड हैं, जो कि वन दारोगा के सिलेबस से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ये सारे वन लाइनर्स हैं। आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो गाय का दूध होता है वह किसकी वजह से पीले रंग का होता है। गाय का दूध किसकी प्रेजेंस की वजह से पीले रंग का होता है, इसका कमेंट में आप मुझे आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।